बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? और आज हम हस्बे वादा दोबारा हम आपके साथ हाजिर हैं और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक बुनियादी तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि ये हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा अगर हेल्थ प्रॉब्लम अगर हम ले लें जो डिजीज़ वाइज अगर हो तो वो शायद बिल्कुल गलत नहीं होगा, और वो है ट्यूबरक्लोसिस इन पाकिस्तान। और ये इतनी पुरानी बीमारी है कि कहा है कि टीबी जो है वो सबसे पहले अगर कहीं पर आया था तो वो एक अहराम मिस्र के अंदर भी इसके एक जरासीम वहाँ से भी एक उन्होंने उसको एक निकाले थे। तो जब आप सोचें कि ये इतनी पुरानी कोई बीमारी चल रही हो, आज से 4000 साल पुरानी तक के, तो ये कितनी बड़ी बीमारी है और इसका आज शायद उससे तो आज हम बात हैं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुमान, जो कि डॉक्टर नुमान का ताल्लुक इस्लामाबाद से है और इसके अलावा ये मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ है और इनका स्पेशल एम्फेसिस है ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया और इसके अलावा HIV पे। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नुमान। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर फरीद। जी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का बहुत करम है, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर नुमान, ये ज़रा आपसे हम कुछ ज़रा जानने की कोशिश करेंगे और कुछ हम भी सीखेंगे कि हमें प्लीज़ बताइए कि क्या है ये जो हर वक्त जो हम कहते हैं टीबी टीबी तपे दिक की हम बात करते हैं, तो पब्लिक को बताइए कि क्या है ये ट्यूबरक्लोसिस। जी सबसे पहले डॉक्टर फरीद बहुत शुक्रिया आपने मुझे लिया इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन के लिए। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि ये बीमारी ट्यूबरकुलोसिस, जिसको उर्दू में हम तपे दिक भी कहते हैं और असली से अगर हमने इसको कहना हो तो हम इसको टीबी की बीमारी भी कहते हैं। ये बीमारी जिस तरह आपने जिक्र किया कि ये राम मिस्र में भी, जो फ़िरौन के ज़माने में भी तकरीबन 4000 साल पहले भी ये बीमारी पाई गई और ये आज तक हमारे यहाँ मौजूद है इस दुनिया में। अब ये बीमारी तो काबिल इलाज है। ये फैलती है एक बैक्टीरिया जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं और ये क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये सबसे पहले सांस के जरिए फेफड़ों में, लंग्स में ये अपनी जगह बनाती है और ज़्यादातर ये जो टीबी की बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस, ये लंग्स की होती है। लेकिन इसके साथ साथ ये जिस्म के किसी और हिस्से में भी दाखिल हो सकती है और जोड़ों में भी, हड्डियों में भी और कमर की हड्डी में भी, हत्या है कि जिल्द की भी आपको ट्यूबरकुलोसिस मिलेगी। तो उसमें पेट की भी और अंतड़ियों की भी ट्यूबरकुलोसिस मिलती है। इसके अलावा कई दफ़ा गदूद बढ़ जाते हैं गले के इर्द गिर्द, वहाँ पे भी टीबी मिलती है जिसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये फेफड़ों में होता है जिसको हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। जी। जी, बहुत शुक्रिया, ये आपने बताया। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या ये क्या टीबी कोई क्या लगने वाली बीमारी है? और ये दूसरी बात ये कि ये कैसे किसी को लग सकती है? क्या हो सकता है इसमें? जी डॉक्टर साहब, ये इसको इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है। ये उस कैटेगरी में आती है और इन्फेक्शियस डिजीजेस में वो बीमारियां होती हैं जो एक से दूसरे को लग सकती हैं। इसका जो तरीक़ेकार है, जो एक से दूसरे को लगने का तरीक़ेकार है, वो ज़्यादातर अगर कोई शख्स जिसके अंदर टीबी का जरासीम मौजूद है, अगर वो खाँसता है, तो उस खाँसने से जो उसके मुँह से ड्रॉपलेट्स, जो जो छोटे-छोटे कतरे ज़रात निकलते हैं, ये बैक्टीरिया उसके ज़रिए दूसरे लोगों तक पहुँचता है। अगर उसको छींक आए, स्नीज़िंग हो या वो बलगम उठाए और वो उसको थूके जगह-जगह, तो वहाँ से भी ये जो बैक्टीरिया हैं, जो ड्रॉपलेट हैं, जो उसके फेफड़ों से बाहर आ जाते हैं, हवा में मुहल्लक होके दूसरे शख्स तक पहुँच सकते हैं। तो ये बेसिकली एक मुतअद्दी बीमारी है जो एक से दूसरे को लग सकती है अगर इसमें एहतियात ना की जाए। ठीक है। ये बताइएगा कि जैसा कि ये टीबी का मसला होता है, क्या ये सिर्फ़, और जैसा कि आपने बताया कि ये एक एक दूसरे से लगने वाली बीमारी है, तो ये बात तो समझ में आ रही है कि अगर घर में किसी फर्द को अगर अगर टीबी है, तो वो दूसरों को लगने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई अगर है जो कि ऑफिस में काम कर रहे हैं या अपने किसी और जगह पे काम कर रहे हैं और साथ-साथ अगर उनका अगर कॉन्टैक्ट अगर हो रहा है, तो क्या फिर टाइम को तभी ये टीबी लग सकती है?
ज्यादातर जो लोग जिनको टीबी एक से दूसरे मरीज को लगी है, वो ज्यादातर घर में जो लोग घर के फर्द होते हैं, उनमें ज्यादा एक से दूसरे को ये पहुंच जाती है, क्योंकि वो ज्यादातर एक ही जगह पे बैठते हैं या उनकी सोने की जगह तकरीबन करीब होती हैं, तो वो वहां पे ज्यादा ये स्प्रेड होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई शख्स सफर कर रहा है, कोई बस में है या वो कोई रिक्शे में जा रहा है या कहीं किसी दफ्तर में काम कर रहा है या किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वो वहां पे भी जब खांसेगा और अगर उसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, तो वो खांसने से वो उस तरह ही अपने करीबी जो लोग काम कर रहे हैं उन तक वो बीमारी पहुंचा सकता है। तो इसलिए इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मरीज को जैसी अलामात हों टीबी की, वो फौरन और जल्द अज जल्द अपनी तशखीस करवाए, ताकि ये जो टीबी का एक से दूसरे को लग जाना है उसको रोका जा सके। अच्छा, क्या ये बात सही है कि अगर कोई बहुत ही कोई अगर हेल्दी अगर एक बंदा है और उसको अगर कोई बीमारी नहीं है, तो अगर वो अगर साथ मौजूद है, या ये कि और एक बराबर में कोई अगर और कोई फॉर एग्जांपल बच्चा हो या वो जो कि बीमार हो या जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो, तो उसको टीबी के जरासीम लगने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं? देखिए, जब टीबी का जरासीम जाएगा वो सांस के जरिए जाएगा, ठीक तो चाहे वो बच्चा बीमार है, चाहे कोई तंदुरुस्त है, उसके घर का फर्द या उसके कहीं जो कहीं पे वो काम करता है उधर पे अगर कोई तंदुरुस्त शख्स भी है, तो वो बैक्टीरिया उसके अंदर जा सकता है अगर वो खांसे और वो उसकी एहतियात ना करे और वो किसी के ऊपर खांस दे या बलगम थूक दे, तो ये या वो छींक जोर से मारे और उसमें बैक्टीरिया मौजूद हो तो वो जा सकता है। अब उसमें ये जरूरी नहीं है कि जिस शख्स के अंदर भी ये बैक्टीरिया चला गया सांस के जरिए उसको बीमारी हो जाए। ये जिन लोगों में दाखिल हो जाता है उनके आगे फिर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि उनकी जिस्म की क्या हालात है। अगर उनकी मुदाफियत, जिस तरह आपने जिक्र किया, एक बच्चा है, उसकी जिस्मियत नहीं है, कुव्वत मुदाफियत नहीं है और वो मेलनरिश्ड है, वो कमजोर है, तो उसमें ये चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि ये बैक्टीरिया किसी वक्त भी अपना सर उठाए और ये बीमारी पैदा करना शुरू कर दे। लेकिन अगर कोई शख्स तंदुरुस्त है और वो वर्जिश करता है और वो उसकी गज़ा बेहतर है या उसके घर के हालात ऐसे हैं कि उसमें रोशनी आती, सूरज का रोशनी मौजूद है उसमें घर में मौजूद आती है और वो ज़रा वेंटिलेशन है वहाँ पे, अच्छी हवादार वो कमरा है और वो अगर तंदुरुस्त है, तो उसके अंदर बैक्टीरिया तो शायद चला जाए लेकिन वो उसकी बीमारी उसको ना हो। तो उसके जिस्म उसको कुव्वत मुदाफ़ियत जो उसकी इम्यूनिटी है वो उसको रोकेगी वो बीमारी से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आप ये बताइएगा कि ये तो आपने सब बताया, बताएं पाकिस्तान में टीबी कितना है? और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान से टीबी क्यों नहीं जाती है? एक तो पाकिस्तान में कोई चीज़ आती है तो फिर वो जाती नहीं है। तो लेकिन अगर पाकिस्तान में अगर टीबी है तो अब तक क्यों है? ये अब तक क्यों नहीं खत्म हो रही? दुनिया भर में हम देखते हैं कि टीबी तकरीबन खत्म हो चुकी है। हमारे यहाँ क्यों मौजूद है अब तक के? जी, पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पे आता है जिसमें सबसे ज्यादा टीबी के मरीज हैं। और ये हमारी थोड़ी सी बदकिस्मती भी है कि इस ये काबिल इलाज, 100% काबिल इलाज मर्ज है और इसके इलाज भी बहुत अच्छा मौजूद है और मुफ्त मौजूद है हमारे पास, हुकूमत के पास और प्राइवेट सेक्टर में भी। लेकिन उसके बावजूद ये हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है। तकरीबन जो इस वक्त 5.5 लाख लोग टीबी में हर साल मुब्तला हो जाते हैं और तकरीबन 45,000 लोग की डेथ हो जाती है, इंतकाल हो जाता है टीबी की बीमारी से, जो कि अपना इलाज पूरा नहीं करवाते या वो इस वक्त आते हैं इलाज के लिए जब वो बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है। तो तकरीबन ये 45,000 लोग हैं तकरीबन पाकिस्तान में सालाना जिनकी मौत होती है टीबी से। और ये एक इन्फेक्शस डिजीज से दूसरे को फैलती है, उसमें जो अमवात होती है उनमें सबसे ज्यादा टीबी है जिससे ये अमवात होती है। तो अब अगर 5.5 लाख लोग हैं टीबी के, तो वो क्या वजह है कि पाकिस्तान में ये आज भी जो है वो बीमारी मौजूद है? उसकी दो बहुत बड़ी वजूहात है। एक, इसका बहुत ज्यादा जो डायरेक्ट लिंक है, जो इसका राब्ता है, वो गुर्बत से है, पॉवर्टी से है। और जब आप गुर्बत की बात करते हैं तो आपको पता है कि साथ उसमें इम्यूनिटी लोगों की, उसमें बच्चों में भी ग़िज़ाइयत की कमी,
बहुत सारे, और उनके घर की हालात ऐसे होते हैं कि वो कमरे छोटे होते हैं, वो एक से दूसरे को टीबी लगा देते हैं। तो ये बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से, जिनमें एक बहुत बड़ी वजह गुर्बत है। दूसरी ये फैलने की वजह ये है कि हमारे यहाँ लोगों में इतनी आगाही नहीं है। उनको जब टीबी के अलामात शुरू होती हैं तो वो, उनके पास आगाही ना होने की वजह से वो बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ से उनको सही इलाज नहीं मिल पाता, और बहुत देर हो जाती है जब तक वो असली डॉक्टर के पास, जो कि उस टीबी का इलाज को समझता है और कर सकता है, वो पहुंचता है। उसकी दौरान में वो बहुत सारे लोगों को टीबी और पहुंचा देता है, क्योंकि वो खांस रहा होता है, वो बलगम थूक रहा होता है, तो वो एक से दूसरे को दी जाती है, और ये फिर एक सिलसिला है जो कि चलता आ रहा है। इसको हमें रोकना है, और उसको रोकने के बहुत सारे तरीके हैं, उस पे हम बाद में बात भी करेंगे। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि जो सबसे ज़्यादा इस वक़्त ज़रूरत है, वो आगाही की ज़रूरत है लोगों में, ताकि वो अपनी बीमारी को समझ सकें, और वो जो जगह जहाँ से अच्छा और सही इलाज होता है और सस्ता इलाज, और ये तो टीबी का तो हुकूमत पाकिस्तान ने मुफ्त इलाज रखा हुआ है, वो वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचे। अभी हमारे पास तकरीबन एक मरीज 3 महीने की, समझ लें कि वो डिले के मतलब उसमें तकरीबन 3 महीने का वक्फा आ जाता है, जब से उसकी बीमारी शुरू होती है, असली डॉक्टर के पास उसके इलाज को समझता है, पहुंच पाता है। उस दौरान अंदाजा कर सकते हैं कि 3 महीने में कितने सारे लोगों को टीबी फैला चुका होता है। जी। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या ये कुछ ऐसा ज़्यादा हम देखने में आता है कि ये शहरी इलाकों में कम और देही इलाकों में ज़्यादा है, या देही इलाकों में ज़्यादा है और शहरी इलाकों में कम है? कुछ ऐसा कुछ है, आगे पीछे कुछ होता है, या कोई ख़ास एरियाज़ हैं, पॉकेट्स हैं जहाँ पर हम टीबी के मर्ज़ हम के मरीज़ हम ज़्यादा देखते हैं? जी, ये देखिए, हमारे पास जो देही इलाके हैं उनमें टीबी ज़्यादा है शहरी इलाकों से। लेकिन जब शहरी इलाकों में आप आ जाएँ, तो शहरी इलाकों में भी आपको, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट क्लास है, अपर क्लास है, मिडल क्लास है, लोअर क्लास है। फिर उसमें कुछ आपको स्लम एरियाज़ मिलते हैं, कच्ची आबादियाँ हैं। आपको पता है कि कुछ शहर बहुत फैल चुके हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंदरून शहर के जो घर हैं, वो भी बहुत कंजस्टेड हैं। उधर पे भी बहुत ज़्यादा लोग एक ही घर में रिहाइश पजीर हैं। इससे जो कच्ची आबादियाँ हैं, जिनको हम स्लम एरियाज़ या डाउनटाउन एरियाज़ भी कहते हैं, वहाँ पे भी ये टीबी आपको शहरी इलाके में भी बहुत ज़्यादा मिलती है। उसके अलावा आपको हमारे यहाँ जो है, अगर आप प्रिज़न्स में देखें, तो जो कैदी हैं, वो लंबी सज़ाएँ भुगत रहे होते हैं। तो वजह है कि वो शायद करीब रह रहे होते हैं, तो एक से अगर कोई एक बीमार हो जाए, तो वो दूसरे को बीमारी पहुँचा देता है, तो आपको वहाँ पे भी। इसके अलावा आपको कुछ ऐसी जो माइंस हैं, वहाँ पे भी आपको, जहाँ पे कानकनी हो रही होती है, वहाँ पे भी ये कुछ ऐसी माइंस हैं जहाँ पे आपको टीबी ज़्यादा लोगों में मिलती है। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तो हम जनरल पॉपुलेशन को भी देखना है कि एक आबादी वैसे मजमूई तौर पे, लेकिन कुछ ख़ास इलाके जहाँ पे अगर हमें ज़्यादा मरीज़ मिल रहे हैं, तो उधर पे हमें ज़्यादा भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि वहाँ पे हम टीबी को ढूँढें। सही। नहीं, बहुत शुक्रिया। ये बहुत बहुत आपने बहुत अच्छी बात कही, और ये मेरे ख़्याल से ये शायद अब तक के लोगों को इस बारे में शायद आगाही नहीं थी कि ये ऐसी-ऐसी जगहों पर भी आपको एक जगह टीबी के जरासीम मिल सकते हैं। अब हम ज़रा बात करते हैं कुछ साइन्स और सिम्पटम्स पे। तो कैसे पता चलेगा किसी को भी कि जी कि उसको टीबी हो गई है, या उसको टीबी के बारे में सोचना चाहिए, शक होना चाहिए कि कहीं खुदा ना ख़ास्ता उसको टीबी ना हो गई हो? जी, प्लीज़। जी, जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कि सबसे ज़्यादा जो टीबी में जो किस्म पाई जाती है, वो फेफड़ों की टीबी, जिसको हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, वो होती है। और इसका जो सबसे पहला जो आपको साइन सिम्पटम नज़र आने शुरू होते हैं, वो खाँसी की शक्ल में है। अब खाँसी तो बहुत सारी चीज़ों से होती है, जिस तरह हमें पता है कि मतलब अस्थमा में भी जो दमे की मरीज़ हैं, वो भी खाँसते हैं। जो सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, उनमें भी खाँसी की शिकायत रहती है। फिर और जिस तरह लोग उम्र ज़्यादा हो जाती है, उसमें सीओपीडीज़ की बीमारियाँ, उसमें भी खाँसी होती है। फिर आम मौसमी बीमारियाँ भी हैं, जब ब्रोंकाइटिस होता है या निमोनिया होता है, उसमें भी खाँसी आती है। लेकिन टीबी की खाँसी के लिए हम ये ज़रूर कहते हैं लोगों को कि जब आपको 3 हफ्ते हो जाएँ और 3 हफ्ते से आपको खाँसी आपकी ठीक ना हो रही हो, तो सबसे पहला शक जो है, वो टीबी पे जाता है। तो अगर 3 हफ्ते की खाँसी है, उससे उसके साथ कोई और अलामात भी नहीं है अगर, तब भी आपको
टीबी का टेस्ट करवाना है। अगर आपको खांसी 3 हफ्ते से कम है, उसके साथ आपको हल्का हल्का बुखार है, या आपके जिस्म में दर्द है, या रात को आपको ठंडे पसीने आते हैं और आपका वजन गिर रहा है, तो ये अलामात भी टीबी की हो सकती हैं। बहुत सारी जगह पे आपने सुना होगा, लोग भी जानते हैं कि कोई बलगम किसी ने फेंकी या थूक फेंका और उसमें खून आया। वो एक बहुत बड़ी अलामत है कि इसके लिए टीबी की तशखीस की जाए। तो ये मोटी जो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर खांसी आप 3 हफ्ते की है और वो किसी चीज से ठीक नहीं है, तो आप टीबी की तशखीस कराएं। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अक्सर औकात हम देखते हैं कि जी के टीबी, एक तो फेफड़ों की टीबी तो आपने बताया है, थोड़ा सा जो आपने अभी एक और जिक्र किया था एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का, यानी कि फेफड़ों के अलावा की टीबी का, तो उनमें कौन कौन से आज़ा पर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम देखें और हम फौरन हम डॉक्टर से ज़रूर हम रुजू करें? जी, इसमें जो फेफड़ों के बाद जो ज्यादा दूसरी किस्म है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहलाती है। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी में भी दो किस्म की आगे किस्में हैं जिनमें ज्यादा आपको टीबी मिलेगी एक्स्ट्रा पल्मोनरी पाकिस्तान में। एक तो गदूद की ट्यूबरकुलोसिस है जिसको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, और वो गले के जो हमारे गदूद होते हैं वो उनमें सोजन आ जाती है, वो फूल जाते हैं। अगर ऐसी सी हो मसला किसी शख्स को, तो उसको भी अपने लिए ये सोचना है कि ये उसको टीबी हो सकती है, और उसको करीबी जो डॉक्टर है, अपना जो मुस्नद डॉक्टर है, रजिस्टर्ड डॉक्टर है, उससे अपने आप को चेकअप कराना चाहिए। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में दूसरी जो ज्यादा किस्म पाई जाती है, वो हमारे पास प्लूरल फ्यूजन के लोग आते हैं जिनमें फेफड़ों में पानी पड़ जाता है। वो लोग भी, उनको भी अगर फेफड़ों में पानी हो, तो पाकिस्तान में जिस तरह की यहाँ पे इंसिडेंस है पाकिस्तान में टीबी का, उस हिसाब से सबसे पहले शक टीबी पे जाना चाहिए अगर फेफड़ों में पानी पड़ा। उसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात है जिससे फेफड़ों में पानी पड़ सकता है या गदूद बढ़ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि टीबी बहुत आम है, इसलिए सबसे पहले तशखीस टीबी से करनी चाहिए, और फिर किसी और, अगर टीबी उसमें ना निकले तो फिर और बीमारियों के लिए उसको समझना चाहिए और तशखीस करनी चाहिए। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी में ज्यादा आपको गदूद की और फेफड़ों में पानी पड़ जाने की जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है वो, लेकिन जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये बोन्स में भी आपको, हड्डियों की भी टीबी मिलेगी, आपको स्पाइन की भी, रीढ़ की हड्डी की भी टीबी मिलेगी, आपको जिल्द की भी मिलेगी टीबी, और अंतड़ियों की भी टीबी मिलेगी। ये चीजें टीबी भी काफी मौजूद है पाकिस्तान में। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा, अगर किसी को डायरिया मुश्किल चल रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा आम दवाओं से, तो तो उनको सोचना चाहिए कि कहीं उनको आंतों की टीबी ना हो। ये भी बात सही है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, और इसके अलावा ये भी सुना जाता है कि गर्दन तोड़ बुखार भी टीबी की वजह से हो सकता है? जी, ये गर्दन तोड़ जिसको हम मेनिंजियल टीबी कहते हैं और मेनिंजाइटिस की तरफ ये जाता है, ये भी एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की ही एक किस्म है। और वो भी ज्यादातर हमने देखा है कि ज्यादातर बच्चों में, या थोड़े से जो बच्चों की उम्र ज्यादा हो उसमें भी ये, और ये काफी खतरनाक टीबी है। और अगर ये हो जाए तो इसमें जान जाया होने का भी बहुत इसमें रहता है कि डेथ भी हो जाए एक शख्स की। तो इसलिए इसमें फौरन तशखीस करनी बहुत जरूरी है टीबी की। ठीक है, थोड़ा सा तब हमने बात कर ली तशखीस पर, मुझे थोड़ा सा इसके इलाज के बारे में बताइए कि आमतौर पर टीबी के लिए क्या टेस्ट जो है आप ज़रूरी समझते हैं कि टीबी के ये टेस्ट होना ज़रूरी है, और जब अगर ये टेस्ट हो जाए तो उसकी बुनियाद पर हम तशखीस हमारे लिए आसानी हो जाएगी? जी, इसका जो बहुत सादा सारा टेस्ट है, हम इसका जो सबसे पहले जब शक पड़ता है टीबी का, तो हम इसमें बलगम का एक नमूना लेते हैं और उसको हम टेस्ट करते हैं। उसके लिए टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरियों में माइक्रोस्कोप भी मौजूद हैं, और अब बहुत ज़्यादा जदीद मशीनें भी आ गई हैं जिनको हम जीन एक्सपर्ट मशीन कहते हैं, जो थोड़ी देर में आपको टीबी का नतीजा बता देती है। और काफ़ी वो उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी है उन मशीनों की, और इसलिए वो काफी बेहतर तशखीस बताती हैं टीबी के हवाले से। तो सबसे पहला तो टेस्ट आपके बलगम का है। उसके साथ ज्यादातर डॉक्टर हजरात जो हैं वो, और इसको समझने के लिए और बेहतर तशखीस पे पहुंचने के लिए, वो फेफड़ों का एक्सरे भी करवाते हैं। और वो भी एक अच्छी सूरत है जिससे आपको मजीद मदद मिलती है
कि टीबी फेफड़ों की कितनी है और कहाँ तक पहुंची हुई है। तो ये बलगम और फेफड़ों का जो एक्सरे है, ये दो बेहतरीन इस वक्त तशखीस के लिए हमारे पास मौजूद है। और आपको पता है एक्सरे की मशीनें तो हर जगह मौजूद होती हैं, गवर्नमेंट अस्पतालों में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी होती हैं, और जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास भी होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें अगर कराई जाएं तो उससे हमें तशखीस में बहुत आसानी होती है टीबी की। सही। जब हम मेडिकल स्कूल में थे, तो हमें उस वक्त कहा जाता था कि टीबी के लिए जब हमको पढ़ाया जाता था तो हमें कहा जाता था कि जी के जहाँ की टीबी वहाँ का टेस्ट। तो अगर आपको लगता है कि ये कि फेफड़ों की टीबी है तो एक्सरे कराएं, और अगर ये कि टीबी है तो गुदूद का टेस्ट करें, अगर गर्दन तोड़ बुखार है तो कमर का पानी टेस्ट करें, और इसी तरह से। तो बहरहाल ये आपकी बात बिल्कुल काफ़ी हद तक है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी माशाल्लाह बिल्कुल बात सही आपने की है। अच्छा, थोड़ा सा अब हम ज़रा ट्रीटमेंट पर आ जाते हैं। तो अक्सर औक़ात जो है वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये एक तो टीबी का इलाज कर दिया, और एक कितना लंबा ट्रीटमेंट है, और कि फलां तो टीबी हुई थी उसको तो कि जी उसको तो 4 महीने में ख़त्म कर दिया, फलां की टीबी को 6 महीने में ख़त्म कर दिया, फलां की टीबी को साल भर तक इलाज चलता रहा। तो ये क्या, आप इस बारे में थोड़ी-सी रोशनी डालिए कि किसका कितना ट्रीटमेंट, कितना उसका ड्यूरेशन होना ज़रूरी है? जी, अब ये जो मैं इस वक्त जो बात करूंगा वो उस टीबी की बात करूंगा जो यहाँ ज्यादा पाई जा रही है, ठीक है। जिसको हम ड्रग सेंसिटिव टीबी कहते हैं, जो आम टीबी है। और उसमें भी मैं वो बात करूंगा जो फेफड़ों की टीबी की है, क्योंकि फिर इसमें फिर आगे फिर डिफरेंट वैरायटीज हैं, मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी, और फिर उनका इलाज मुख्तलिफ होता जाता है। लेकिन जो सादा, सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, जो फेफड़ों की टीबी जो ज्यादा होती है, उसका इलाज 6 महीने का है। और वो हमारे, अगर मरीज 6 महीने पूरा इलाज कर ले तो वो 100% ठीक हो जाता है। तो ये बड़ा जरूरी है लोगों के लिए समझना कि ये आम एंटीबायोटिक, जिस तरह गले की आप दवाई लेते हैं, या पेट की अगर खराब है तो उसके लिए दवाई लेते हैं, भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये भी उसी तरह ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सिर्फ ये है कि इसके 6 महीने का इलाज है, और अब बहुत अच्छी दवाइयां हैं, इंपोर्टेड भी दवाइयां, और पाकिस्तान में बहुत अच्छी दवाइयां मिल रही हैं, और हुकूमत पाकिस्तान भी मुफ्त दवाइयां देती है। उसके हिसाब से ये बहुत आसानी से 6 महीने का इलाज से ये ठीक हो जाती है। लेकिन सिर्फ शर्त ये है कि मरीज की तशखीस अच्छी हो, और मरीज अपनी दवाई में नागा ना करे, और 6 महीने का इलाज ले। अक्सर ये होता है कि लोग अपना कुछ दिनों बाद जब उनके अलामात बेहतर होनी शुरू होती हैं तो वो दवाई छोड़ना शुरू कर देते हैं, और फिर वो दोबारा से वो बीमार होके आते हैं, और फिर मामलात ज्यादा खराब हो जाते हैं। इसलिए सबको ये समझना जरूरी है कि अगर टीबी तशखीस हो जाए तो उस, और जितना डॉक्टर तशखीस करके इलाज लिखे वो मुतवातर और वो बगैर किसी नारे के इलाज सही, होना बहुत चाहिए। शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से और दूसरी बीमारियां हैं, अब आजकल कोविड चल रहा है, कोविड की भी वैक्सीन आ गई, तो इतनी अपनी बीमारी है टीबी, क्या टीबी की भी कोई वैक्सीन है, और क्या वो कुछ कारगर है, साबित होती है? जी, टीबी की भी काफी पुरानी वैक्सीन मौजूद है, जिसको हम बीसीजी वैक्सीन कहते हैं, और ये बच्चा जब पैदाइश होती है तो उसको लगती है। हमारे यहाँ अच्छी कवरेज है वैक्सीनेशन की, बीसी की, पाकिस्तान में। लेकिन इसका एक जो मसला है वो ये है कि ये सिर्फ एक किस्म को मेनेजल टीबी कहते हैं, जो कि दिमाग की झिल्ली की टीबी होती है, उसके लिए ये प्रोटेक्शन देती है। ये फेफड़ों की टीबी के लिए प्रोटेक्शन देती है। अभी तक फेफड़ों की टीबी के लिए वैक्सीन नहीं इजाद हुई, तजर्बात हो रहे हैं, लेकिन अब तक फेफड़ों की टीबी की वैक्सीन मौजूद नहीं है। ये जो बीसीजी वैक्सीन है, ये जो मैंने आपको बताया मेनिंजल टीबी, ये मददगार है। लेकिन वो भी शुरू के कुछ उम्र के जो साल होते हैं उसमें, जिस तरह बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसकी अफादियत कम होती जाती है। और ये हमारी बदकिस्मती है कि आज तक फेफड़ों की टीबी की वैक्सीन मौजूद नहीं है। अगर वो वैक्सीन आ जाए तो ये बहुत बड़ा मसला इस दुनिया का, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बहुत सारी दुनिया के और ममालिक में भी है, तो ये हल हो जी। जाएगा। डॉक्टर साहब, एक और बात बताइएगा कि थोड़ा-सा आप इस बारे में भी थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि ज़रा-सा रोशनी ज़रूर डालिए कि जब लोग इस तरह से करते हैं और दवाएँ लेकर छोड़ देते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि जी अब तो उनका दवा रेजिस्टेंस हो गई है। तो जो एक और चीज़ होती है जिसको हम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं, तो इसके बारे में एक 2-4 लाइनें प्लीज़ ज़रूर कहिएगा। ये बहुत ज़रूरी बात है जी जो आपने की है। हमारी फिर से बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में ये जो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है।
इसकी वजह ये है कि लोग जो हैं वो जगह जगह ऐसे गैर मुतनद डॉक्टरों के पास जाते हैं जब उनको तकलीफ होती है बीमारी की, और वो दवाइयाँ या तो खुद ले लेते हैं मार्केट से, या ही उनको सही दवाई तशखीस के बाद नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो गलत इलाज शुरू कर बैठते हैं। तो उस वजह से ये जो है रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। इस तरह ही अगर एक और बहुत बड़ी वजह है कि मरीज जो है वो अगर डॉक्टर के पास पहुंच भी जाए और वो उसको छीने का इलाज बताए और वो 2 महीने वो छोड़ दे दवाई, तो भी उसके अंदर ये ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, क्योंकि जब वो दोबारा उसको बीमारी होगी तो वो समझ लें कि इन 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 जो अद्वियात हैं, मेडिसिन है, इससे वो ठीक नहीं होगा, तो वो ड्रग रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसका इलाज भी मुश्किल है। अगर वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाए, उसका दौरानिया भी ज्यादा है, और वो दवाइयाँ भी मुश्किल हैं खानी, उनके अपने साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा हैं। इसलिए हम हर एक को ये तनबीह करते हैं कि अगर आप में टीबी तशखीस है, तो सबसे पहले अगर आप पे अलामात हैं, तो आप मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, और जो इस टीबी के इलाज को समझता है, तो उसने वो दवाइयाँ लिखी हैं, तो दवाई आपने पूरी ड्यूरेशन के पूरे दौरानिए के लिए लेनी है, ताकि ये ड्रग रेजिस्टेंस पैदा न हो। तो ये 2 वजूहात मैंने आपसे बताया कि गलत दवाइयों का तशख़ीस करना और खुद से दवाइयाँ ले लेना, और दूसरा सही दवाई का शुरू करके छोड़ देना दरमियान में, ये बहुत बड़ी 2 वजूहात हैं रेजिस्टेंस टीबी का, जो हमारे यहाँ अलमिया बढ़ता जा रहा है। सही। बस अब हम कुछ एक दो सवाल और रह गए जिसको हम फिर हम इंशाल्लाह रैप अप करते हैं। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे मरीज हैं कि जिनमें टीबी का रिस्क लेने की ज़रूरत है, और ये वो ग्रुप है कि जिसमें हम देख फौरन हम कह देते हैं कि भाई कि आप एहतियात करें, आप टीबी से ज़रूर बचिएगा। ठीक है, तो ये आप कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको आप एट रिस्क होते हैं? देखिए, एट रिस्क तो मैंने आपसे ज़िक्र किया कि टीबी तो किसी को भी हो सकती है। और ज़्यादातर तो क्योंकि ये बैक्टीरिया जौन-सा है, ये खाँसने से लोगों तक पहुँच चुका होता है और वो अंदर फेफड़ों के अंदर मौजूद होता है, लेकिन आप समझ लें कि वो सो रहा होता है। अब अगर उसके अंदर इम्यूनिटी कम है, तो कोई और बीमारी भी है, जिस तरह शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, या कुछ अगर वो सिगरेट पीता है उसके साथ-साथ, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जो इसको समझ लें कि पूरी बीमारी में बदलने में उसको मदद देते हैं। और ये बैक्टीरिया जौन सा है, ये 1 से 2, 2 से 4 होके फेफड़ों में अपनी जगह बना के उसको ज़ाया करना शुरू कर देता है, और वो उसकी वजह से खाँसी और फिर बुखार और बलगम में खून का आना शुरू हो जाता है और वज़न गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए ये चीज़ें जो जो लोगों में ये फैक्टर्स मौजूद हैं, उनकी इम्यूनिटी कम है, वो मैलनरिश्ड हैं, और उनको ये साथ-साथ अगर सिम्पटम्स हैं, तो हमें उन पे बहुत गौर करना चाहिए कि इनमें टीबी हो सकती है। तो ये तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम ऐसे-ऐसे लोगों में फ़ौरन ये सोचें कि ये टीबी हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह डॉक्टर नुमान। मुझे बस एक आखिरी एक आपसे एक चाहिए होगा कि कोई ऐसा कोई मैसेज, कोई की मैसेज जो आप देना चाहें पब्लिक को कि टीबी से बचाव के लिए क्या क्या करें, और किस तरह से अपना लाइफस्टाइल रखें। ये बस एक आपका एक आखिरी एक की मैसेज ज़रूर। जी, मेरा ख़्याल में जो सबसे ज़रूरी बात है कि 3 हफ़्ते की खाँसी को आप मामूली खाँसी मत समझें, और अगर 3 हफ़्ते से खाँसी है, तो उसके लिए अपने बलगम का और छाती का एक्स-रे करवाना बहुत ज़रूरी है। ये तो है टीबी के बारे में जानना। उसके अलावा अच्छी बात ये है कि आजकल लोगों में रवाज पैदा हो गया है कि वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उससे एक ज़माना था कि हम जब डॉक्टर्स को कहते थे या मरीजों को कहते थे मास्क रखें या मुँह को ढाँपें, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब कोरोना की वजह से तकरीबन 1 साल में इतनी आगाही हो गई है, क्योंकि कोरोना भी एक से दूसरे को फैलता है, तो टीबी भी उसी तरीके फैल रही है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि ये मास्क का इस्तेमाल जो है, अगर इसको लगातार इस्तेमाल किया जाए कुछ अच्छा, और तो इससे भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इन बीमारियों पे भी। इसकी एक से दूसरे तक समझ लें पहुँचना, और इसकी रोकथाम में आप समझ लें कि ये बहुत मददगार साबित होगा मास्क का इस्तेमाल। बिल्कुल सही कहा, बताया आपने। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर नुमान, आपसे बहुत सारी बातें एक जगह सुनने को मिली, सीखने को मिली। एंड आई एम श्योर कि इस वक्त जो हमारी जो पब्लिक जो सुन रही है और देख रही है हमें, उनको भी इसकी बहुत उनको भी एक समझ आई होगी कि ये कि टीबी ये किस किस्म की बीमारी है और कितना कितने मोहलिक मर्ज है अगर इसका इलाज नहीं किया जाए या अगर एहतियात ना ना की जाए। तो डॉक्टर नुमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा हम आपसे मिलेंगे और इसी टीवी के पर या किसी और अच्छे टॉपिक पर इंशाल्लाह एक दोबारा हम आपसे जरूर मिलते हैं। और थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीद, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, खुदा हाफिज़। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।